अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान आवर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हामिद वलीद। भारतीय हुकूमत और उसकी खुफिया एजेंसी रॉ की जानब से दुनिया भर में दहशत गर्दी का जिस तरह से बाज़ार गर्म किया हुआ है, उजरती कातलों के ज़रिए कनाडा, अमरीका, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, गज़े के दुनिया के हर कोने के अंदर जिस तरह से सिख अलहदगी पसंद तहरीक के रहनुमाओं का कत्ल किया जा रहा है, इसके अलावा ख़ुद जनूबी एशिया के अंदर अपने हमसायों के साथ भारत की किसी के साथ नहीं बनती है। ये सब माजरा क्या है और आखिर भारत की दहशत गर्दी और भारत की जानब से जिस तरह से कश्मीरियों के हकूक़ को सल्ब किया गया है, जिस तरह वहाँ रहने वाली अक़लियतों के लिए ज़िंदगी को अजीरन कर दिया गया है, इन तमाम मामलात पर हम आज गुफ्तगू करेंगे। और इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन साहब। आपका हम वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया बाबर साहब। कुछ आप इस हवाले से कैसे देखते हैं भारत का ये जो एक दहशत गर्दी का एलिमेंट है, जिसमें कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने उस पर बात की, अमेरिका में बात हुई और फिर नेपाल में जाकर उन्होंने चेक रिपब्लिक में एक भारतीय शहरी को गिरफ़्तार भी किया, जो इस इन अमेरिका ले जाया जाएगा। अगर उस पर जुर्म साबित होता है तो 20 साल सज़ा होगी। पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा ने भी जनवरी के अंदर बताया कि 2 पाकिस्तानी शहरियों को, एक को डस्का में और दूसरे को रावला कोट में कत्ल किया और इंडियन एजेंसी उसमें इन्वॉल्व थी। ये सारे मामलात आप कैसे देखते हैं? जी बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतने अहम और इम्पोर्टेंट मौजू पर बात करने का मौका दिया। इसमें कोई शक नहीं कि हिंदुस्तान एक रियासत की हैसियत से आज से नहीं, शुरू से उसकी पॉलिसी रही है कि वो न सिर्फ अपने हमसाय ममालिक में बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में अपनी इंतहा पसंदाना पॉलिसीज़ को आगे बढ़ाने के लिए हर हरबा इस्तेमाल करते हैं। गुज़श्ता 10 सालों से जब से नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट इंडिया में है, और आपको पता है किस किस्म का हुक्मरान या किस किस्म का माइंड सेट नरेंद्र मोदी का है, एक फस्तायत वाला, एक्सट्रीमिज़म वाला, हिंदू फंडामेंटलिज्म वाला, RSS वाला। तो उसने पिछले 10 सालों में इस सोच को मज़ीद बढ़ावा दिया, बल्कि बहुत हद तक इसको ख़तरनाक सतह तक वो ले गया है। और आपने जिन बातों का जिक्र किया बिल्कुल हकीकत है। आज हिंदुस्तान की जो खुफिया एजेंसी रॉ है वो दुनिया में एक दहशत की अलामत बन के सबको नज़र आ रही है। और हिंदुस्तान अपने रीजन में, साउथ एशिया में और उसके अलावा यूरोपियन कंट्रीज़ में, अमेरिका में, कनाडा में भी बहुत सी ऐसी कार्रवाइयों में उसके लोग मुलव्वस हैं जो कोई भी मुल्क, कोई भी रियासत उसकी इजाज़त नहीं दे सकती। वो मुकामी रियासत के कवानीन को पामाल करते हैं, उसको चैलेंज करते हैं और नाम देते हैं वो कि जी ये जो कुछ सिख लोग हैं, जो सिख रहनुमा हैं, जो हिंदुस्तान में अलहदगी की तंजीमों से जिनका ताल्लुक़ है और इंडियन नेशनल है, तो उनको हमने टारगेट किया है। कई जगह पर वो इसको डिनाई भी करते हैं, लेकिन सबूत ऐसे सामने आए हैं कि जिनकी बुनियाद पर अभी उनके पास इनसे जान छुड़ाना या आंखें से ओझल करना बिल्कुल मुमकिन नहीं रहा। ख़ास तौर पर कनाडा में जब 2 सिख शहरियों का कत्ल किया गया, वो चाहे हिंदुस्तान जो भी थे वो बोनाफाइड सिटीज़न थे कनाडा के, और कनाडा की रियासत ने, कनाडा की हुकूमत ने उस पर बहुत एक सख्त मौक़िफ़ अख्तियार किया। उनकी पार्लियामेंट ने बहुत सख्त मौक़िफ़ अख्तियार किया, जो को करना भी चाहिए। और उसमें उन्होंने हिंदुस्तान को यहाँ तक कहा कि आप इसकी तहकीकात करें और हम आपको सबूत देंगे। उनके पास ऐसे सबूत हैं जिनकी तरदीद की नहीं जा सकती, लेकिन जैसे होना था हिंदुस्तान उससे पहलू तही करता रहा और उससे आज तक उन्होंने वो तहकीकात नहीं की, कैनेडियन गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट नहीं किया। लाइकवाइज अमेरिका में फिर बात खुल के सामने आ गई कि वहाँ पर एक मेन उनके सिख रहनुमा हैं जो कि अगेन अमेरिकन नेशनल हैं, उनको कत्ल करने की साजिश की गई, वो पकड़ी गई। उसमें इंडियन सीक्रेट एजेंसी रॉ के कुछ लोग मुलव्वस थे, वो पकड़े भी गए। अमरीकी पार्लियामेंट में उस पर गुफ्तगू हुई, अमेरिकन प्रेसिडेंट ने उस पर स्टेटमेंट दी, या न सिर्फ स्टेटमेंट दी बल्कि यौम जमहूरिया की जो परेड थी जो इंडिया में 26 जनवरी को, उसमें अमेरिकन प्रेसिडेंट ने आना था, वो एंड टाइम पर उन्होंने मनसूख कर दी, जिससे हिंदुस्तान को ज़ाहिर दुनिया में बहुत बड़ी एम्बैरसमेंट का सामना करना पड़ा। और जिन चीज़ों का आपने जिक्र किया, पाकिस्तान में ज़ाहिर 2 शहरियों को इसलिए कत्ल कर दिया गया कि हिंदुस्तान की जो ज़ालमाना पॉलिसीज़ है मकबूजा कश्मीर में या उसके अपने मुल्क में इंसानी हकूक़ की पामाली की बातें देख लें, या
जो अक़लियतों के साथ सलूक है नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट का, उनको वो जागृत करते थे, उनको टारगेट करके उनको मारा गया। लाइकवाइज नेपाल की आपने बात की, और कुछ यूरोपियन कैपिटल्स, इवन बरतानिया से भी इस तरह की शिकायत सामने आ रही हैं कि वो इस तरह के सिख रहनुमाओं को वहाँ पर भी साजिश करके मारना चाहते हैं। ऑल सेड एंड डन एक इंतहाई बल्कि वहाँ अवतार सिंह खंडा को जहर दिया गया बरतानिया के अंदर, जो अगेन एक खालिस्तान मूवमेंट के एक रहनुमा थे। जी, उनको जहर दिया गया बिकॉज आपको पता है कि खालिस्तान मूवमेंट ने एक रेफरेंडम कराया था इंग्लैंड में, और उन्होंने कहा था इन्हीं लाइन्स में वो रेफरेंडम कनाडा में भी कराएंगे, अमेरिका में भी कराएंगे। तो ज़ाहिर इस तरह की चीज़ों से जो कि हिंदुस्तान की सुबकी होती है वो एक्सपोज होता है। तो इस तरह की हरकतें करते हैं, वो ये नहीं जान समझते कि इस तरह हरकतें करके मज़ीद एक्सपोज होते हैं, और दुनिया को बहुत सारी चीज़ें, दुनिया ऐसी चीज़ों का आश्कार होती है जो आम लोगों को, आम सिटीज़न को पता नहीं होता। तो एज अ स्टेट ये स्टेट टेररिज्म है, और हिंदुस्तान एक दहशतगर्द रियासत के तौर पर अभी दुनिया में देखा जा रहा है। और उसके इंटरनल अगर आप हालात देखें तो वहाँ पर मुसलमानों के लिए, क्रिश्चियंस के लिए, सिखों के लिए, तमाम अक़लियतों के लिए ज़िंदगी का जीना उनका बहुत मुश्किल कर दिया गया, अरसा हयात इतना तंग कर दिया गया। अभी आप इलेक्शन होने वाले हैं, आप बहुत सारी चीज़ें भी मीडिया पे आ रही हैं जो कि आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते। कहने को नाम नहाद दुनिया की सब बड़ी जमहूरियत है, लेकिन वो तमाम वो काम कर रहे हैं जो कि जमहूरियत की भी नफ़ी करते हैं, इंसानी हकूक़ की पाबंदी है, और बेसिक ह्यूमन राइट्स के अगर आप नुक्ता नज़र से देखें तो वहाँ पर भी हिंदुस्तान की गवर्नमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा पुअर है। और इसी तरह से बाबर साहब, यहाँ लाहौर के अंदर मई 2023 में परमजीत सिंह पनवाड़ को कत्ल करवाया उन्होंने, और फिर जैसा कि मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा ने इस हवाले से बात की कि किस तरह से दो पाकिस्तानी शहरियों को, एक को रावला कोट में, दूसरे को डस्का में, और उनके जो कातिल जिन्होंने कत्ल किया था जब वो मुल्क से फ़रार हो रहे थे तो वो पकड़े गए, और उसके बाद जो तफ्तीश और तहकीक हुई उसमें ये सामने आया कि भारतीय एजेंसी इसमें मुलव्वस थी। फिर कुलभूषण यादव को देख लीजिए, फिर बलूचिस्तान के अंदर TTP को वहाँ पर ना सिर्फ माली मदद फ़राहम की जा रही है बल्कि असला फ़राहम किया जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर इंतशार पैदा करने के लिए, बेयकीनी की फ़ज़ा को कायम रखने के लिए भारत जिस तरह से मुलव्वस है, उस हवाले से आप क्या कहें? जी, इंडिया पाकिस्तान में इंतशार, दहशतगर्दी, गैर यकीनी, चाहे वो पॉलिटिकल मुल्क के अंदर इंस्टेबिलिटी हो या सोशल इंस्टेबिलिटी हो, इकनॉमिक इंस्टेबिलिटी हो, उसको हवा देने में हिंदुस्तान का बुनियादी किरदार है। न सिर्फ TTP बल्कि बलूचिस्तान में जितनी भी नाम नहाद अलहदगी पसंदी की ये तहरीकें चल रही हैं, तंजीमें, BLA है, इस तरह मुंसलिक दूसरी जितनी भी बलोच ऑर्गेनाइजेशन है, इनकी फंडिंग इंडिया करता है, इनको ट्रेनिंग फ्राहम करते हैं, इनको मालूमात फ्राहम करते हैं, उनके अपने लोग। अभी कुलभूषण यादव का आपने जिक्र किया, नेवी का सर्विंग उनका अफसर पकड़ा गया, इससे बड़ा सबूत क्या होगा। और भी इनके नेटवर्क के बहुत से लोग पकड़े गए हैं, और जब इन दहशतगर्द पकड़े जाते हैं, इनसे तफ्तीश होती है तो उनसे इस किस्म के सबूत हमें मिलते हैं जिसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती कि हिंदुस्तान इन चीज़ों में मुलव्वस है। अफ़गानिस्तान की सरजमीन से वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी करते हैं, करवा भी रहे हैं आज की। और पाकिस्तान में सोशल मीडिया के ऊपर आके वो सोशल मीडिया हैंडलर के ज़रिए पाकिस्तान में गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा कर रहे हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज़ के अंदर घुस के, और पाकिस्तान के तमाम इदारों को टारगेट करके पाकिस्तान की फ़ौज, अदलिया को। और इसमें कोई दो राय भी हो ही नहीं सकती जिस तरीके से वो जो काम कर रहे हैं। देखें, कतर में इंडियन नेवी के अफसर पकड़े गए जिनको कतर की गवर्नमेंट ने सजाए मौत दी कि वो कतर में दहशतगर्दी और कतर की स्टेट के ख़िलाफ़ वो काम कर रहे थे। वहाँ के स्टेट सीक्रेट्स को वो वहाँ तक पहुँचने की कोशिश कर रहे थे। वो बाद में इंडिया ने इंटरवीन किया तो कतर ने सजाए मौत उनकी माफ़ कर दी, लेकिन कन्विक्टेड है। इससे बड़ा सबूत क्या होगा कि उनकी फोर्सेस के सर्विंग लोग दुनिया के दूसरे ममालिक में पकड़े जा रहे हैं। पाकिस्तान जब ऐसी बात करता है तो पाकिस्तान पर तो वो इल्ज़ाम लगाते हैं, दुनिया भी थोड़ी देर आंखें बंद कर लेती है कि शायद चूँकि हमारे उनके साथ एक रवायती दुश्मनी का, रवायती मुखालफत का एक सिलसिला चला जा रहा है, तो हम शायद बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं, लेकिन दूसरे ममालिक तो बढ़ा चढ़ा के पेश नहीं करेंगे जो लोग वहाँ से पकड़े जा रहे हैं। और जब दूसरे ममालिक में इस तरह की चीज़ें अनर्थ हो रही हैं तो तब दुनिया की आँखें खुल रही हैं कि ये तो वाकई एक फैशिस्ट रियासत है, एक फैशिस्ट रजीम है नरेंद्र मोदी और BJP का। अगर इनको आपने इस तरह खुले छूट दिए रखी तो ये दुनिया और रीजन के अमन के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा है। असल में दहशतगर्दी की जो रियासती सतह पर जो पजीराई और सपोर्ट हो रही है, सरपरस्ती हो रही है, वो हिंदुस्तान से हो रही है। और ज़ाहिर है इसके ऊपर दुनिया को आंखें खोलनी चाहिए इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। आपने बाबर साहब सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल है उसकी जानिब इशारा किया कि किस तरह से मुख्तलिफ ममालिक के अंदर बाशमूल पाकिस्तान उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमने ये भी देखा है और इंटरनेशनल जो मीडिया इसकी बार बार निशानदेही करता है कि भारत के अंदर जो फिल्म इंडस्ट्री है
वो भी इस प्रोपेगेंडा में भारतीय सरकार का हिस्सा बनती है, और उसमें वो कश्मीर फाइल जैसी फिल्म हो या फिर और ऐसी फिल्में जिसमें हमेशा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया जाता है, तो ये जो फिल्म इंडस्ट्री भारत की है वो भी इसका हिस्सा बनी हुई है। गोया कि एक स्टेट पॉलिसी के तौर पर दहशत गर्दी को प्रमोट किया जा रहा है। इस पर क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, स्टेट पॉलिसी है, उनके तालीमी इदारों में, उनके सिलेबस में, उनके करिकुलम में इस तरह की चीज़ें शामिल की जाती हैं। इस्लाम दुश्मनी, पाकिस्तान दुश्मनी, और जहाँ तक फिल्म इंडस्ट्री का तल्लुक, एंटी पाकिस्तान थीम्स के ऊपर मूवीज़ बनाई जाती हैं कश्मीर का जिक्र करके, या एंटी इस्लाम थीम्स के ऊपर मूवीज़ बनाई जाती है जिसमें पाकिस्तान की फ़ौज को टारगेट किया जाता है कि पाकिस्तान की फ़ौज को एक रोग फ़ौज के तौर पे वो दुनिया को अपनी ख़ास स्पेशली अपनी यंगर जनरेशन को दिखाते हैं, क्योंकि वो चाहते ये है कि हिंदुस्तान की जो यंगर जनरेशन है उनके दिलों में, जहनों में जितना पाकिस्तान दुश्मनी को भर सकें वो भर दें, ताकि पाकिस्तान को वो अपनी दुश्मन रियासत के तौर पर न सिर्फ सोचे समझे बल्कि उनके जहन में हर वक्त ये हो कि हमने पाकिस्तान को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुँचाना है। और ये एक किस्म की एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी है, और इतना डीप रूटेड वो ये काम कर रहे हैं कि हमें इसके ऊपर आंखें खोलने की ज़रूरत है और हमें इस पर तहकीक करने की ज़रूरत है। इसको काउंटर नैरेटिव की ज़रूरत है, रिबटल्स की ज़रूरत है। जब तक काउंटर नैरेटिव नहीं करेंगे, हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे तो दुश्मन है। बिकॉज हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो रवायती मुखालफत के ताल्लुकात नहीं। हिंदुस्तान सही मायनों में जो दुश्मनी की तमाम हदूद पार कर चुका है। जिन बातों की हम निशानदेही कर रहे हैं ये उसी ज़ुमरे में आती हैं कि चाहे वो तालीमी अदारे हों, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हों, उनके जो रियासती अदारे हैं उनकी बात कर ले, फ़ौज तो है ही है, हर जगह पर पाकिस्तान दुश्मनी से भरे हुए थीम पेश किए जाते हैं। और बदकिस्मती ये है कि वही मूवीज़ हम भी देखते हैं, हमारे बच्चे भी देखते हैं, और हमारी नौजवान नस्ल के जहन में भी बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स आने शुरू हो गए। लोग सवाल करते हैं, और यही उनकी बेसिक एम भी है कि पाकिस्तान की नौजवान नस्ल को भी शाकी कर दिया जाए अपने मुल्क से, अपने इदारों से। उनका सेल्फ़ बिलीफ, सेल्फ़ कॉन्फिडेंस ख़त्म कर दिया जाए। जब आप ख़ुद ही अपनी रियासत के बारे में शकूक व शुबात का शिकार हो जाए तो दुश्मन का मेन मकसद तो हल हो गया। तो न सिर्फ हमें यह है कि हिंदुस्तान की इस पॉलिसी को हमने एक्सपोज करना है अपने लोगों के लिए भी दुनिया के सामने, बल्कि ख़ुद अपने काउंटर नैरेटिव के तौर पे भी हमने देखना है कि अपने शहरियों को, अपनी नौजवान नस्ल को इन चीज़ों से दूर रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं। और इस सिलसिले में स्टेट को एक बड़ी वाज़ेह पॉलिसी बतानी होगी, क्योंकि अभी तक हमने आंखें बंद की हुई हैं बहुत अरसे से, और उसका नुकसान ये हो रहा है हिंदुस्तान ने बिल्कुल आंखें नहीं बंद की हुई। उसको तो फ्री एक रन मिला हुआ है और उसका कोई वहाँ पर मुखालफत या तोड़ नहीं है, जिसको तोड़ करना और इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। और बाबर साहब, इसी तनाजुर में थोड़ा सा बात को और आगे बढ़ाएं तो हम ये देख रहे हैं कि चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर ख़ास तौर पर इंडिया के निशाने पर है, और गवादर के अंदर जिस तरह के अभी हाल ही में हमला हुआ है, और फिर इसके अलावा वहाँ पर जो अनरेस्ट क्रिएट करने के लिए फिर गवादर के हकूक़ के हवाले से जो वहाँ तंजीमें मुतहर्रिक हैं, फिर जो वहाँ अलहदगी पसंद लोग मुतहर्रिक हैं, तो बलूचिस्तान को ख़ास तौर पर टारगेट किया हुआ है इंडिया ने कि वहाँ पर किसी भी तरह से जो शोरश बरपा है उसमें कभी नहीं आने दे रहा। इसमें कुलभूषण यादव का भी किरदार आपके सामने रहा है। तो सी पैक के तनाजुर में ये जो एक बड़ा प्रोजेक्ट पूरे खित्ते के लिए और पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर हो सकता है, भारत उसको सबोताज करने के लिए जो मज़मूम कोशिशें कर रहा है, उस हवाले से आप क्या कहते हैं? जी, हिंदुस्तान का मेन टारगेट बलूचिस्तान और उसकी साहिली पट्टी है। ख़ास तौर पे जब हालिया इलेक्शन के बाद मौजूदा हुकूमत बरसर इक़्तिदार आई और हम सबको पता है कि इनकी प्रायोरिटी 1 जो है वो सी पैक का रिवाइवल है। और उसी तनाज़र में हिंदुस्तान ने गुज़श्ता बिलखुसूस 1 महीने से ग्वादर हो, तुरबत हो, पंजगूर हो, बलूचिस्तान के साहिल इलाकों में शोरश को बढ़ावा देने में भरपूर किरदार अदा किया है। और उसका ख़ास तौर पर निशाना और महवर उन्होंने ग्वादर को रखा हुआ है, क्योंकि हम सबको पता है कि आइंदा आने वाले दिनों और हफ्तों में ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इफ्तिताह भी होना है, जिसमें चाइनीज़ गवर्नमेंट के हाई ऑफिशल्स एक्सपेक्टेड हैं। इसी तरीके से सी पैक के ऊपर प्रोग्रेस को रिव्यू करने के लिए पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का आइंदा आने वाले दिनों में चाइना का दौरा भी मुतवक्को है। और आप देख लें कि चाइनीज़ इंजीनियर्स को टारगेट किया गया अभी शाम में, और ग्वादर में पैदर पे
हमले किए गए, आल्दो वो हमले कामयाब तो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हो सके, बट उससे एक खौफ की लहर तो बहरहाल फैल जाती है। वो तो हमारी खुशकिस्मती है कि चीन पाकिस्तान का इतना दरीना दोस्त है कि अपना नुकसान उठाने के बावजूद भी उनकी तरफ से स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि वो पीछे नहीं हटेंगे, पाकिस्तान की मदद करेंगे, CPEC को कंप्लीट करेंगे। तो ये वही ओवरऑल एक इंटरनेशनल साजिश है जिसमें हिंदुस्तान के अलावा पाकिस्तान के दूसरे दुश्मन भी शामिल हैं कि किसी तरीके से CPEC टेक ऑफ ना कर सके, बलूचिस्तान के जो मादनी वसाइल है वो एक्सप्लोर ना हो सकें और बलूचिस्तान की सारी पट्टी जो है डेवलप ना हो सके, ग्वादर डेवलप ना हो सके और पाकिस्तान को बहुत बड़ा सेटबैक मिले। इस वजह से वहाँ पर चंद मुट्ठी भर दहशत गर्दों को हवा दे के उनको सपोर्ट करके अनफॉर्चुनेटली उसमें हमारे दूसरे हमसाय ममालिक भी शामिल हैं, जो कि ज़ाहिर है एक और बदकिस्मती की बात है कि वो इस्लामी हमारे बरादर इस्लामी मुल्क हैं, लेकिन वहाँ से भी मदद मिलती है। कुलभूषण यादव और हिंदुस्तान के जो दूसरे एजेंट्स हैं रॉ के किन इलाकों से क्रॉस करके पाकिस्तान आते हैं, हम सबको पता है। पाकिस्तान के पास सबूत भी है, पाकिस्तान शेयर भी करता है, लेकिन आपकी इस बात से तशवीश से मैं मुकम्मल तौर पर इत्तफ़ाक़ करता हूँ और पूरी कौम को ये समझना चाहिए कि ये पॉलिटिक्स नहीं है, ये मुल्क की सलामती का मामला है, पाकिस्तान की इकनॉमिक रिवाइवल का मामला है। अगर CPEC आगे जाएगा, ग्वादर और बलूचिस्तान तरक्की करेगा तो पाकिस्तान आगे बढ़ेगा और टेक ऑफ स्टेज के ऊपर हम आ चुके हैं। ग्वादर की पोर्ट काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुकी है, एयरपोर्ट तो बिल्कुल रेडी है, दूसरे प्रोजेक्ट्स में भी काम हो रहा है और यही वो क्रिटिकल टाइम है जिसमें हिंदुस्तान एक दुश्मन के तौर पर पाकिस्तान को पीछे धकेलना चलता है। पाकिस्तान की फ़ौज, अदारे और नेशन की कमिटमेंट अपनी जगह और चीन की कमिटमेंट अपनी जगह, लेकिन बहरहाल इस साजिश से हमें बिल्कुल आगाह रहना चाहिए कि हिंदुस्तान ये क्यों कर रहा है और आगे फेस इन चंद नाम नहाद बलोचियों को रखा हुआ है जो कि किसी सूरत बलूचिस्तान के अवाम और बलूचिस्तान के खैर खा नहीं है, नौजवानों को गुमराह करते हैं, चाहे मिसिंग पर्सनस का मामला हो या और दूसरे बहुत सारे इश्यूज़ हों। वो फिर बाद में झूठ साबित होता है कि जी उनको किसने वर्गलाया और किन लाइन्स पे वर्गलाया। हालिया जो इंतखाबात बलूचिस्तान में हुए हैं उसमें भी हमें ये नहीं देखना चाहिए कि उसमें टर्नआउट कितना रहा है, बट ये देखना चाहिए कि बलूचिस्तान के अवाम ने एक दफ़ा से फिर इन तमाम लोगों को मुस्तरद किया है, इंतखाबात में हिस्सा लिया है, अपने नुमाइंदे असम्बली में भेजे हैं, जो इस चीज़ का सबूत है कि ये चंद मुट्ठी भर लोग हैं इसको हिंदुस्तान हवा दे रहा है और मकसद जो हमने पहले डिस्कस किया उस सबके सामने किया वही है। और इसी तरह से बाबर साहब हम ये देख रहे हैं कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान और इसी तरह से जो अफ़गानिस्तान के अंदर दाइश ग्रुप है, और बशाम का आपने तस्करा किया है, सवात के एरिया में जिस तरह का अनरेस्ट और पाकिस्तान के जो कबायली इलाके हैं वहाँ पर भी जिस तरह की पाक फ़ौज के जवान अपनी जान हथेलियों पर रख कर वतन अज़ीज़ की सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं, लेकिन उनके पीछे भी और अफ़गान हुकूमत के साथ भी जो गठजोड़ मौजूद है और जिस तरह के उसकी तरफ से बयानात आ रहे हैं और उस पट्टी के ऊपर जो कुछ हो रहा है उसको आप कैसे देखते हैं? जी, चाहे TTP हो या दूसरी दहशतगर्दी में मुलव्वस तंजीमें हो, अफ़गानिस्तान बेस्ड हैं जो कि बेसिकली, और उनके मतलब पाकिस्तान बारहा बुनियाद रोज़ाना की बुनियाद पर इंटरनेशनल मीडिया, लोकल मीडिया से बहुत सी डिटेल्स शेयर भी करता है कि वो ये लोग कौन हैं, इनको सपोर्ट कौन कर रहा है, इनके पास वेपन्स किस तरह के हैं, इनको ट्रेनिंग कौन दे रहा है, किधर ट्रेनिंग दे रहा है, इनके पर्पसेस क्या हैं। और इन तमाम कार्रवाइयों में हिंदुस्तान जो है वो ज़ाहिर फ्रंट फुट पे है, सबसे आगे है। अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट में अनफॉर्चुनेटली ऐसे लोग हैं जो कि इन लोगों की मदद करते हैं। कुछ ईरानियन इलाके में कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि इनकी मदद करते हैं और मकसद ये है कि पाकिस्तान को हर तरफ से एंगेज रखा जाए। पाकिस्तान की फ़ौज चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह गुज़श्ता 2 दहाइयों से ज़्यादा इस दहशतगर्दी की जंग के ख़िलाफ़ बरसरे पेकार है, न सिर्फ बरसरे पेकार है बल्कि वाहिद दुनिया की फ़ौज है जिसने दहशत गर्दों को अप फ्रंट शिकस्त दी है। बाकी तमाम अपना अपना मकसद निकाल के या तो इन बिटवीन भाग गए या शुरू में ही भाग गए अफ़गानिस्तान से, दूसरे इलाकों से। पाकिस्तान की फ़ौज आज भी खड़ी है दीवार बन के, और हम सिर्फ अपने लिए नहीं खड़े, अल्हम्दुलिल्लाह अपना दफ़ा तो हम करना जानते ही हैं, हम दुनिया के अमन के लिए खड़े हैं। बिकॉज अगर इनको आपने ना रोका तो ये सिर्फ पाकिस्तान की हद तक नहीं है, फिर पूरे ख़ित्ते में और दुनिया में फैल जाएंगे जैसे पहले ये करते रहे हैं। तो दुनिया को तो पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाहिए। पाकिस्तान की फ़ौज के अफसर और जवान रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर जिस तरह के जानों के नजराने पेश कर रहे हैं, लिविंग वर्ल्ड में इसकी मिसाल नहीं मिलती। और इतनी मुश्किल जंग जिस कामयाबी से पाकिस्तान की फ़ौज लड़ रही है उसकी इंसानी तारीख़ में मिसाल नहीं मिलती। और यही मेन रीज़न है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान की फ़ौज को टारगेट करते हैं और बदकिस्मती से हमारे कुछ लोग उसके आला कार बन जाते हैं, स्पेशली सोशल मीडिया पे हर चीज़ में फ़ौज को बीच में मुलव्वस करके फ़ौज को टारगेट करते हैं, फ़ौज का मोराल अफेक्ट करने की कोशिश करते हैं। वो ये नहीं समझते, उनकी इस चीज़ की अक्ल अभी भी नहीं आ रही कि अगर अपनी फ़ौज को टारगेट करेंगे तो पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़े ख़तरात लाहक हो जाएंगे। क्योंकि रब की मर्ज़ी और रब की मदद के बाद अगर किसी ने पाकिस्तान को संभाला हुआ है
तो वो पाकिस्तान की फ़ौज ही है, और फ़ौज को अपने अवाम की भरपूर हमायत और मदद की ज़रूरत होती है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की अवाम की एक भारी अक्सरियत अपनी फ़ौज के साथ है, बट इस तरह के इरिटेंट्स जो होते हैं वो ज़ाहिर है डिट्रैक्ट करते हैं हमारे जवानों और अफसरों को, ख़ास तौर पे मीडिया पे। तो इन तमाम लोगों को सोचना चाहिए कि ये सब कुछ जो वो कर रहे हैं दुश्मन के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं, यही इंडिया चाहता है, यही हमारे दुश्मन चाहते हैं, तो हम क्यों ऐसा काम करते हैं। और हमें तो अपनी फ़ौज को, अपनी फोर्सेस को, अपने इदारों को हर लिहाज से उनको सपोर्ट करना चाहिए, सियासत से हट के। ये कोई सियासत नहीं है, मुल्क दुश्मनी है, इसको समझने की ज़रूरत है और इस चीज़ को हर जगह एक्सपोज करने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पर जो सोशल मीडिया पे ऑन स्लॉट है, बहुत सारे ऐसे नैरेटिव हमें मिलते हैं जो कि बेसिकली इंडियन की सीक्रेट एजेंसी वो नैरेटिव देती है, और उनके अपने लोग पीछे टेलीविजन शोज़ में बैठ के तालियां बजा रहे होते हैं कि जो काम हम नहीं कर सके वो इनके अपने लोग कर रहे हैं। तो इसको समझने की ज़रूरत है। और ये तमाम नेक्सस, TTP हो, TTA हो, BLA हो, BLC हो, ये तमाम लोग इंडिया के साथ मिलकर सब कुछ कर रहे हैं। और बाबर साहब, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल SIFC, जहां पर हमारी जो सिविल और मिलिट्री लीडरशिप बाहम मिल बैठी है ताकि पाकिस्तान के जो मुआशी चैलेंजेस हैं उनसे निपटा जा सके, पाकिस्तान में सरमायाकारी लाई जा सके। लेकिन हम ये देखते हैं कि इसमें, जैसे आपने कतर का हवाला दिया, वो तो बराह रास्त वहाँ पर दहशत गर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस होंगे लोग, लेकिन ओवरऑल मिडल ईस्ट के अंदर इनके सफारतकार मुतहर्रिक हैं, और वो मिडल ईस्ट के ममालिक को बजाय इसके कि वो पाकिस्तान की तरफ आएँ, इंडिया की तरफ खींचते हैं, और वहाँ ऐसा प्रोपेगेंडा करते हैं पाकिस्तान के हवाले से कि हमारी जो SIFC है उसके जो अहदाफ हैं वो उनको पूरा ना कर सके। तो इस कॉन्टेक्स्ट में जो चैलेंज है उसको आप कैसे देखते हैं? मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ। जिस तरीके से CPEC एक गेम चेंजर है, SIFC एक गेम चेंजर है। SIFC ऑलमोस्ट टेक ऑफ स्टेज पे, बल्कि टेक ऑफ कर चुका है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, जिसमें फ़ौज और आप हमारी जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है मिल के मुल्क को ख़ास तौर पर इक़्तिसादी तरक्की की तरफ ले जाना चाहते हैं। और यहाँ पर अभी जो फ़ौज की इन्वॉल्वमेंट है उसको लोग टारगेट करते हैं, और बेसिकली इंडियंस उसको टारगेट करते हैं, और इंडिया के उस बयानिए को हमारे कुछ लोग आगे बढ़ाते हैं। देखें, हमारा अपना मुल्क है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि पाकिस्तान की तरक्की के लिए फ़ौज जो भी कर सकती है फ़ौज करती है, फ़ौज को करना चाहिए, फ़ौज करती रहेगी। और पाकिस्तान की फ़ौज एक नेशनल आर्मी है, और नेशनल आर्मी ऐसे ही करती हैं। उसमें सिर्फ आप एक फील्ड तक अपने आप को महदूद नहीं रख सकते कि पाकिस्तान की फ़ौज की एक्सपर्टीज़ की वजह से एक इत्तेहाद की फ़िज़ा पैदा होती है। SIFC के फ़ोरम से तमाम लोग अपने इख्तलाफात को पीछे रख के इकट्ठे होकर वहाँ पर बैठते भी हैं, बात भी करते हैं, इस इनिशिएटिव को सपोर्ट भी करते हैं। तो इसमें तो किसी को इतराज़ दुश्मन को ही हो सकता है, हमें तो नहीं होना चाहिए। SIFC के जो इनिशिएटिव्स हैं उनकी तफसील में जाएँ, चाहे वो एग्रीकल्चर फील्ड में हो, चाहे वो माइंस एंड मिनरल में हो, चाहे कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हो, चाहे डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट के कॉन्टेक्स्ट में हो, हर जगह उस पर इस तरीके से पिछले जब से SIFC बनी है हम एक ऐसी स्टेज के ऊपर आ गए हैं कि आइंदा आने वाले महीनों में और नेक्स्ट 2-3 ईयर्स में आपको उसके फ्रूट्स नज़र आने शुरू हो जाएंगे। बहुत सारी भारी इन्वेस्टमेंट लोगों ने एग्री भी किया, और वो ट्रस्ट करते हैं इस तरह के फोरम्स के ऊपर। यही वो रीज़न है कि लोगों को फ़ौज उनकी आंखों में खटकती है, बिकॉज यहाँ पर फ़ौज बैठी होगी, लोग उस पर ट्रस्ट करेंगे, एक कंटिन्यूटी आती है, एक कंसिस्टेंसी आती है। तो आपकी बात से इत्तफाक करते मैं ये कहूँगा कि हमें थोड़ी सी जारहाना सफारतकारी करनी चाहिए। ख़ास तौर पर SIFC के अहदाफ में मिडल ईस्ट से इन्वेस्टमेंट लेके आना एक बुनियादी हमारा पर्पज़ और हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है। तो वहीं पर इंडियंस जो है वो इस तरह के प्रोपेगेंडाज करके लोगों को बददिल करने की कोशिश करते हैं पाकिस्तान के अंदरूनी माहौल से। उसको काउंटर करना चाहिए, ऑफेंसिव डिप्लोमेसी के ज़रिए काउंटर करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। और ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पाकिस्तान इतना बड़ा मुल्क है, वसाइल के लिहाज से यहाँ पर इतनी अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टर्स के लिए कि अगर वो इन्वेस्ट करेंगे तो उनको बहुत फ़ायदा हो सकता है। और जब वो यहाँ पर आके इन्वेस्ट करेंगे तो हमसे ज़्यादा फ़ायदा उन लोगों को है, बिकॉज यहाँ पर ऐसी रिसोर्सेज है। और बाबर साहब, बात ये है कि सिर्फ मिडिल ईस्ट नहीं है, बल्कि आप देखिए जब हम FATF की ग्रे लिस्ट में थे तो उस वक्त फिर वो इंडियन क्रॉनिकल्स के नाम से एक पूरा यूरोपीय यूनियन की तरफ से सामने आया था इंकशाफ के भारत किस तरह से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रहा था, और उसकी कोशिश थी कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रहे ताकि यहाँ पर सरमायाकारी का माहौल ना बन सके।
जी फैटफ तो एक भारत साहब ने बहुत बड़ी मिसाल है, भरपूर उन्होंने कोशिश की। हम जब ग्रेट लिस्ट में गए तो उनका किरदार था, जितनी देर हम वहाँ पर रहे उनका किरदार था। हालांकि सबसे बड़ी दहशत गर्दी उनके अपने मुल्क से रियासती दहशत गर्दी हो रही है, जिसके सबूत हम 12 डोजियर की शक्ल में इंटरनेशनल पेश करते हैं। और अक़वाम मुत्तहिदा के फोरम के ऊपर हमारे प्राइम मिनिस्टर जाके वो डोजियर्स पेश करते रहे हैं। अभी वो जहाँ से छोटी सी की बात हो पाकिस्तान को उससे लिंक कर देते हैं और दुनिया को बताते हैं कि जी पाकिस्तान, हालांकि दहशत गर्दी का शिकार दुनिया में सबसे ज़्यादा को मुल्क है, को मुआशरा है तो वो पाकिस्तान है। 80,000 से ज़्यादा लोग हमारे दहशत गर्दी की भीड़ चढ़ चुके हैं और जिन्होंने जानों के नजराने दिए। मासूम बेगुनाह शहरियों की बहुत बड़ी तादाद उसमें शामिल है। अरबों डॉलर का हमारी मैशत को पिछले 20 सालों में नुकसान हो चुका है, सैकड़ों अरबों डॉलर का, कोई 2-4 अरब डॉलर का नहीं है। और हिंदुस्तान उसमें पेश है, ज़ाहिर उसने तो ये करना है, दुश्मन है। और उनकी कोशिश दोबारा से फिर वही है कि इन चीज़ों से उस पाकिस्तान को लिंक करके पाकिस्तान को दोबारा फिर कि फैटफ जैसी एक कैटेगरी में ले के आए। इंसानी हकूक़ की जो पामाली के इशूज़ हैं उनको भी उजागर करते हैं, हालांकि उसके अपने मुल्क में जो इंसानी हकूक़ के हालात है हम सबको पता है। तो तोड़ तो बेसिकली इसका यही है कि हमें ऑफेंसिवली काउंटर करना पड़ेगा, चाहे वो डिप्लोमेसी हो, चाहे वो इंसानी हकूक़ का इशू हो, चाहे इंडिया के अंदर मिनॉरिटीज़ के इशूज़ हो, दहशत गर्दी का इशू हो। जब तक हम वो नहीं करेंगे उस वक्त तक उनको एक फ्री रन मिलता रहेगा जिसका वो भरपूर फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। और बाबर साहब, इस हवाले से अगर आप सारी इस बहस और गुफ्तगू को एक सर्कल में ले जाकर 47 पर ले जाएं तो हज़रत क़ादी आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने इस हवाले से जो कुछ कहा था हिंदू मेंटालिटी के हवाले से, और जो कोशिश हो रही थी कि वो हिंदुस्तान तकसीम ना हो, लेकिन क़ायदे आज़म के जो दलाइल थे आज आप उनको कैसे देखते हैं? बिल्कुल दलाइल वो हमारे सामने रोज़े रोशन की तरह वाज़े है। हिंदू दुश्मनी सबको हमारे में इसमें जितनी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं ये उसी चीज़ का सबूत है कि आज 76 ईयर्स गुजरने के बावजूद भी हिंदुस्तान अपनी उसी पाकिस्तान दुश्मन, इस्लाम दुश्मन पॉलिसी पर ना सिर्फ ये कि गामजन है बल्कि आगे से बहुत ज़्यादा तेज़ी से इस पर काम कर रहे हैं। और क़ायद आज़म ने जिन चीज़ों के बारे में हमें मुतनब्बे किया था पाकिस्तान की आज़ादी के वक्त, वो चीज़ें आज खुल के सामने आ रही हैं। और क़ायद आज़म के अलावा हमारे तहरीक आज़ादी के जो दूसरे रहनुमा थे उन्होंने भी जो बातें की हुई हैं, किताबों में लिखी हुई हैं, अल्लामा इकबाल की शायरी में भी चाहे डायरेक्टली हिंदुस्तान का नाम भी हो लेकिन मुस्लिम दुश्मनी का उसमें ज़िक्र है। वो सारी चीज़ें उसी फ़लसफ़े को, आज़ादी के फ़लसफ़े को, 23 मार्च करारदाद पाकिस्तान के फ़लसफ़े को हम लेके अगर आगे चले, उसमें करारदाद मकासद की अगर हम बात करें तो बेसिक जो पाकिस्तान की आज़ादी का जो फ़लसफ़ा था वो आज सबके सामने सच साबित भी हो रहा है और आगे से ज़्यादा बल्कि वो बात मजबूत हो रही है। और हमें तो वो चीज़ समझनी चाहिए कि 76-77 साल गुजरने के बावजूद, हमारा आधा मुल्क तोड़ने के बावजूद, बकिया पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हिंदुस्तान जिस तरह से बरसरे पेकार है वो उसको एक आंख नहीं भाता पाकिस्तान, बिकॉज पाकिस्तान की सूरत में उसको एक ऐसा मुल्क हर वक्त नज़र आता है जो कि उसकी इस हेजमनी को चैलेंज करता है और उनके सामने को आंखें उठा के बात नहीं करता। हमें बहसीयत कौम इन तमाम चीज़ों का अहाता करना चाहिए। हाँ, ये चीज़ें हमें दोबारा से इस चीज़ की तरफ ज़ोर देती है कि हमें मुत्तहिद रहना है, हमें हिंदुस्तान को दुश्मन रियासत न सिर्फ तस्वर करना है बल्कि दिलों में हम उसका घर हमने करना है। जब तक मैं ये नहीं कहता कि हम हिंदुस्तान पे चढ़ दौड़े या कोई लड़ाई के माहौल में आ जाए, लेकिन हमें ये ज़रूर अपने इस दिलो दिमाग में चीज़ बैठा लेनी चाहिए कि हिंदुस्तान कभी भी हमारा दोस्त नहीं हो सकता। ज़िंदगी के हर शोबे में जिसका हम तस्वर भी नहीं कर सकते वो कहाँ जाके हमारी दुश्मनी में क्या कुछ हमारे नुकसान पहुँचाने के लिए। बाबर साहब, आप पाकिस्तान तो एक तरफ, अब आप मालदीव को ले लीजिए, उसने इंडिया आउट का नारा लगाया, बांग्लादेश में इंडिया आउट का नारा लगा है, नेपाल में ऐसा हुआ है, श्रीलंका में ऐसा। तो रीजन के अंदर जो उसके हमसाया ममालिक हैं, चीन के साथ देख लीजिए जो कुछ मामला वो अपने बॉर्डर पे करता रहता है। तो ये जो बांग्लादेश, मालदीव और मोहम्मद मोइज़ो और वहाँ इंडिया, बांग्लादेश के अंदर भी जो और नेपाल के अंदर भी जो इंडिया आउट के नारे लग रहे हैं, ये दोबारा से उस क़ायदे आज़म की उस सोच की अक्कासी करते हैं कि भारत अपनी हिंदुत्व पॉलिसी के तहत अपने अलावा किसी को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, ये और इन तमाम ममालिक को भी अभी उसी नज़रिए की तरफ आना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान एक निशाना ज़रूर है लेकिन जैसे आपने दुरुस्त फरमाया कि पूरे ख़ित्ते में किसी भी हमसाया मुल्क के साथ उनके ताल्लुकात ठीक नहीं है, लेकिन वहाँ पर तो चलो अपनी ताकत के बलबूते के ऊपर वन रीज़न और दर उसने तमाम ममालिक को सबड्यू कर लिया है। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि उसकी बात नहीं मानता, पाकिस्तान उसके रास्ते में सबसे रुकावट है और हिंदुस्तान गुज़श्ता कई दहाइयों से कोशिश कर रहा है सिक्योरिटी
काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनने के लिए भी वहाँ पर सबसे रुकावट है वो पाकिस्तान है, बिकॉज पाकिस्तान हिंदुस्तान के बिल्कुल हमसाए में बैठ के उसकी आंखों में आंखें डाल के बात करता है। तो ये तमाम चीज़ें इस चीज़ की अक्कासी करती है कि उनकी सोच क्या। आपने हिंदुत्व की बात की है, ये हिंदुत्व इतनी डेंजरस सोच है दुनिया और ख़त्ते के अमन के लिए कि ये नेतन्याहू की जो सहूनी सोच है उससे भी बढ़ के ख़तरनाक ये सोच है। और इन दोनों में आपस में यकजानियत भी है, यकसुई भी है, और इस सोच को हमें रोकना होगा दुनिया के सामने। और जबकि नरेंद्र मोदी अभी तीसरी टर्म के लिए हर कीमत के ऊपर इक़्तिदार में आना चाहता है। आप देखें कि हिंदुस्तान में 17-18% मुसलमान हैं और उसकी जो बड़ी बड़ी रियासतें हैं उसमें एक बंदे को इलेक्ट होना दूर की बात है, बीजेपी ने किसी मुसलमान को टिकट तक नहीं दिया। तो ये क्या सोच है? मदारस पर पाबंदी लगा दो, जुम्मे के इज्तिमात पर पाबंदी लगा दो, ये तमाम हिंदुत्व की सोच है। और इवन तरावी पढ़ते हुए स्टूडेंट्स के ऊपर धावा बोल दिया उन्होंने हॉस्टल के अंदर। जी, ये वो पाकिस्तान के मैच को देखता है तो उनको गिरफ्तार कर लेते हैं। पाकिस्तान की जीत पे घरों में बैठ के कोई गले में किसी के हाथ डालता है, कोई तालियां बजाता है तो उनको गिरफ्तार करके 5-5 साल से अंदर रखा हुआ है। दुनिया में कहीं ऐसे होता है? ये तमाम इस चीज़ की निशानदेही है और इस चीज़ का सबूत है कि क्या उनकी मनफी और नेगेटिव इंतहा पसंदाना सोच है बिलखुसूस पाकिस्तान के बारे में। ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन साहब, आपने वक्त दिया और इस अहम मौजू पर अपने ख्यालात का इजहार किया, आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अपने मेज़बान हामिद वलीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।